हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं भाई नील बोर ने जो एक्सप्लेन किया था कि एटम जो है स्टेबल है हमारा, उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे। जो नील बोर है उसने स्टेबिलिटी के लिए भी एक मॉडल दिया था और उसने अपना मॉडल दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे भाई उसने क्या क्या बातें हमें बताई थी। सबसे पहले पढ़ते हैं नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नील बोर जो था उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताया था। कहता है भाई इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम नील बोर गेव ए न्यू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इन 1913। 1913 में नील बोर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉनों की जो रखा गया है इलेक्ट्रॉनों को एटम के अंदर, वो कैसे रखा गया और उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है। उसने हमें दो बातें बताई। सबसे पहली तो क्या, जो इलेक्ट्रॉन है कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट। एक निश्चित ऑर्बिट होता है, निश्चित कक्ष होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और हर एक ऑर्बिट का अलग अलग अपना रेडियस होता है। इनका रेडियस भी जो है अलग अलग होता है और वो फिक्स होता है। उसके बाद है भाई सेकंड पॉइंट, उसने कहा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट और परपेंडिकुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। कहता है जब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में या किसी एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, मतलब अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करता, खोता नहीं उसको, जबकि ये बार बार निश्चित रूप से एक जगह घूमता रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहने के कारण भी अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करता। इसी आधार पर जो नील बोर है उसने अपना मॉडल का जो एटम था उसका मॉडल दिया। कहता है द बोर मॉडल ऑफ एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। बोर मॉडल था जो एटम का, उसको निम्नलिखित बातों से हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला है एटम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। देखो भाई, एटम के बारे में तीन चीज़ें इसने बताई कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल? एक तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर चार्ज कैसा होता है, माइनस का। दूसरा है हमारे पास प्रोटॉन, जिस पर चार्ज कैसा होता है, प्लस का। और तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज हमारा नहीं होता। सेकंड बात इसने हमें बताई भाई, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। अब इसने हमें बोला भाई, मान लो ये एटम का बिल्कुल सेंटर है, इसी के अंदर क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन और इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसके बाद इसने हमें बात बताई क्या, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल। अब जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इसके चारों तरफ घूमते हैं, देखो ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करते हैं इसके चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, माइनस का। कहते हैं उसके बाद द सेल्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। अब इन सेल को, जो ये इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ये सेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। इस सेल को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम नंबर लिख सकते हैं। वो नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 या 6। या फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे लेटर कौन कौन से होंगे, KLMNO। ये जो लेवल हैं इनको हम सेंटर से मापते हैं। सेंटर से मापने का मतलब हमारा क्या है, सेंटर से मापने का हमारा मतलब ये है कि मान लो ये हमारा कोई सेंटर है, तो इससे जो पहले वाली ये सेल होगी इसको नंबर 1 देंगे, उसके बाद ये दूसरे वाली सेल होगी इसको नंबर 2 देंगे, ये तीसरे वाली सेल होगी इसको नंबर 3 देंगे। ऐसा करते करते हम इनको अलग अलग नंबर दे सकते हैं। उसके बाद कहता है भाई, फोर्थ पॉइंट है, देयर इज़ अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। एक नंबर फिक्स कर दिया गया है भाई कि हर एक एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एनर्जी लेवल या सेल के पहले जो गोला है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पहला गोला है उसको हम के सेल बोलते हैं। उसके अंदर कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये जो पहला गोला है इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। वो आप कहीं भी रख सकते हो, देखो ऐसे। कहता है उसके बाद द सेकंड एनर्जी लेवल और एल सेल, दूसरे का नाम दिया हमने एल, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा
8। उसके बाद थर्ड एनर्जी लेवल या एम सेल में उसके अंदर आ सकते हैं 18, और फोर्थ में या एन सेल में आ सकते हैं 32। तो यहाँ से हमें छोटे छोटे 4 क्वेश्चन पता लगे क्या, कि के सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एल सेल के अंदर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एम सेल के अंदर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, और एन सेल के अंदर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। उसके बाद एक बात कही गई है क्या, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक ये जो एनर्जी लेवल है, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो ऊर्जा है वो क्या होती है बच्चे, वो होती है फिक्स। देखो ये डायग्राम बनाया गया है, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है बीच में सेंटर में, ये हमारी के सेल है, इसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं 2। एल सेल के अंदर रख रखे हैं हमने, काउंट कर सकते हो आप 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही एम शेल है, ऐसे ही कौन सी है, एन सेल। ये बोर मॉडल था एटम का, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो हमारा कहाँ था, सेंटर में। इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिवॉल्व कर रहे थे चारों तरफ। न्यूक्लियस के अंदर थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो एटॉमिक नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। बोल रहा है भाई, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। हर एक परमाणु के अंदर जो हमारे प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं, या फिर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम उसको क्या मान लेते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर भी इतना ही है। समझने के लिए मान लो हम क्या करते हैं, मान लो हमने कोई संख्या लिख दी कि किसी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 12, तो हम मानेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है 12। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर वो होते हैं सेम हमारे, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ही क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे हमारे बराबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर देखो लिखा भी हुआ है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो प्रोटॉनों की संख्या हमें पता हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता हो, हम उसका एटॉमिक नंबर बता देंगे। और इसको डिनोट किया जाता है जेड से। कहीं भी जेड लिखा दिखे तो समझ जाना कि एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। देखो एग्जाम्पल से बता रखा है आपको, 1 एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट कंटेन 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम जो एलिमेंट है उसके अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया 11। क्यों हुआ, क्योंकि जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी या जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही उसका क्या मानेंगे हम एटॉमिक नंबर, या इतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सेकंड बात करेंगे हम मास नंबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है किसी भी एलिमेंट की। अब बात करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर मेरे को पता है किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, उसका मास नंबर। मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। देखो एक सोडियम एटम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ से एक बात आपको पता होगी, 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, और 12 न्यूट्रॉन है। 11 और 12 हमारे पास कितने आ गए, दोनों को हम जोड़ देंगे 23, उसका क्या हो जाएगा बच्चे, मास नंबर। अब एक और बात हम यहाँ से पढ़ते हैं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है। कहता है जो मास नंबर है वो तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूंगा तो मतलब मेरे को उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही होता है। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर पुट कर दूंगा तो मास नंबर आ जाएगा एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब अगर मेरे को पास 3 चीज़ें हैं, 3 में से अगर मेरे को 2 वैल्यू पता है तो मैं तीसरी निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मास नंबर निकालना है तो मैं एटॉमिक नंबर को या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दूंगा। उसके बाद देखो लिखते कैसे हैं, मान लो कोई एलिमेंट है x, उसके नीचे जो लिखा होगा यहाँ पे वो होगा उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा होगा वो होगा बेटा उसका क्या, मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा लोअर लेफ्ट साइड में लिखते हैं और मास नंबर जो है हमेशा अपर लेफ्ट साइड में लिखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कुछ ना कुछ पेपर में हर बार आता है। कहता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स के अंदर रख देना, उन्हें अरेंज कर देना अच्छी तरह से, उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी,
एलिमेंट की। अब हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। क्या? पहला, हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर कितने हैं। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर कितने हैं। मैंने आपको पीछे बात बताई थी कि के सेल, एल, एम, एन, ठीक है। के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं हमारे कितने इलेक्ट्रॉन? के सेल में आएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आएंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में आएंगे कितने? 18, और एन सेल में आएंगे कितने? 32। ये चीज़ें आपको पीछे बताई गई है। उसके बाद कहता है एक और बात नोट करने योग्य, क्या कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम के अंदर वो हमेशा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ये बात 100% क्या है? सत्य है। क्या कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर बेटा 12 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12, और 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 ही क्या होंगे बच्चे उसके अंदर? उनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 12, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं? बराबर। उसके बाद बोरबरी स्कीम क्या कहती है? अरेंजमेंट करना सिखाती है हमें। क्या? देखो हम देखेंगे कि ये हमें क्या अरेंज करना सिखाती है। बोल रहा है भाई, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज गिवन बाय 2n²। अब हमें देखो इस बात का पता कैसे चला कि के, एल, एम, एन, ये जो 4 सेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18, इसके अंदर 32, ये आए कैसे? ये हमें कैसे पता लगा? एक फॉर्मूला है 2n², ये दिया था बोर ने और बरी ने मिलके। इसके द्वारा हमें पता लगा कि जो एनर्जी लेवल है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी होती है। देखो कैसे कहता है, फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, अगर हमें पहले के लिए निकालना है तो हमें एन की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? हमारी 1 होगी। देखो 2n², इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे 2n² में। एन की वैल्यू हमने रख दी 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 × 1 हो जाता है 2। यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मतलब ए का मतलब होता है सबसे पहला सेल जो होता है कौन सा? के सेल। तो के सेल के लिए एक पुट किया 2n² में, तो मेरे पास पता लग गया कि के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 2। उसके बाद नेक्स्ट है भाई सेकंड एनर्जी लेवल के लिए निकालता हूँ मैं। सेकंड एनर्जी निकालने के लिए वही दोबारा 2n², एन की जगह अब मैंने कितना पुट करना है? 2, क्योंकि मैं दूसरे सेल के लिए निकाल रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4, और 2 × 4 हो जाता है हमारा 8। अब एल सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। उसके बाद है थर्ड एनर्जी लेवल के लिए बिल्कुल सेम करेंगे, 2n² रखेंगे, n की जगह आप 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, और 9 × 2 हो जाता है हमारा कितना? 18। तो अब हमें पता लगा कि जो m सेल है उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 18। उसके बाद लास्ट जो हमारी सेल है फोर्थ एनर्जी लेवल, उसके अंदर भी ऐसे ही 2n²। अब n की जगह रखा 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 16, और 16 × 2 हो जाता है हमारा 32। मतलब n सेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 32। उसके बाद एन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। कहता है जो आउटरमोस्ट सेल है किसी एटम का कैन नॉट अकोमोडेट, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इवन इफ हैज़ द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन। इसने हमें एक बात कही और लास्ट में एक्सेप्शन भी लिखी। क्या? एक्सेप्ट के सेल, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। बोल रहा है हमारे पास सेल होती है के, एल, एम, एन। हमें पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसके अंदर होते हैं 8, इसके अंदर होते हैं 18, और इसके अंदर होते हैं हमारे बेटा कितने? 32। हमें यहाँ से एक बात पता लगी कि के सेल को सिर्फ छोड़कर इन तीनों में हम आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 8, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। देखो इसने एग्जांपल ले रखा है बहुत अच्छा। क्या? अगर एम सेल किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल है, अगर कोई एम सेल है किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल है, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। लेकिन इसके अंदर होते कितने हैं? आते कितने हैं बेटा? देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, कितने आते हैं? 18। लेकिन हम इसके अंदर रखते हैं कितने? हम इसके अंदर रखते हैं कितने? 8। ऐसा क्यों होता है? क्यों? बेशक से इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 क्यों रखते हैं? क्योंकि
8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रखना एटम को क्या बनाता है, वेरी स्टेबल। इसको स्टेबल बना देता है, इसके अंदर कोई भी उठा पटक होने नहीं देता। ये कारण है कि हम आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर बेशक से उसमें 18 की जगह हो, लेकिन रखते हैं हम 8, बाकी सारे अगली सेल में चले जाते हैं। अगले कहता है भाई क्या, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई ए न्यू सेल अनलेस ऑल द इनर सेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। एक अच्छी बात बताई गई है कि कोई भी एटम अपने आप नई सेल में नहीं जाएगा जब तक वो पुरानी सेल को पूरी तरह भर ना ले। हम इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें दिया गया है एक कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, हमें कितना होता है 6। हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। देखो हम बिल्कुल प्यार से बहुत प्यार से समझेंगे। देखो यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेता हूँ मैं, इसके ऊपर बहुत प्यार से समझेंगे। मान लो ये किसी एटम का क्या है, बिल्कुल सेंटर है। ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हमारे पास एटॉमिक नंबर दे दिया कितना, 6। अब मैं सेल बनाऊंगा। ये मेरी पहली सेल है, इसका नाम क्या है मेरा पहले का, के सेल। और उसके बाद मैं दूसरी सेल बना दूंगा, ये मेरी दूसरी सेल है, इसका नाम क्या है, एम। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनों को बांटना शुरू करूँगा। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस सेल की। पहली सेल किसके अंदर आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिए। अब मेरे को डालने कितने हैं, 6, लेकिन इसमें आ सकते हैं सिर्फ 2। तो 6 में से 2 मैंने डाल दिए, बाकी बचे कितने, 4। ये 4 कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे मेरी दूसरी सेल के अंदर। तो इनको कहीं भी रख दो, 1 2 3 4, ठीक है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में अगर फालतू होते तो फालतू भी आ जाते, लेकिन 4 है तो हमें 4 ही रखने पड़ेंगे। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, कार्बन का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में चले गए और बाकी इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में चले गए, सेकंड सेल में। तो देखो अब इसको बता रखा है, देखो ऐसे डायग्राम से हमने समझ लिया। अब हम इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कैसे। एटॉमिक नंबर है कार्बन का है वो कितना है बेटा, वो है 6। इसलिए कार्बन एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन में से पहले 2 चले जाएंगे के सेल में। हम के नीचे लिख देंगे 2। उसके बाद रिमेनिंग 6 में से 2 गया, 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एल सेल में, तो हम एल के नीचे लिखेंगे 4। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे के नीचे 2, के में 2 गए और एल में गए 4, मतलब 2,4 या के में 2 और एल में 4। ये इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक और समझ लेते हैं हम। बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमने किसकी करनी है, हमने करनी है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। वही बात, पहले हम इसको किससे समझ लेते हैं बेटा, इसको समझ लेते हैं पहले हम डायग्राम से। बहुत प्यारी तरीके से डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है भाई सबसे पहले तो हम इसका सेंटर बनाते हैं, सेंटर बना देंगे। ये रहा इसका सेंटर, ये न्यूक्लियस है। हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो 11 के लिए मैं पहले सेल बनाऊंगा, ये फर्स्ट सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 और 2। हमें पता है पहले में हम 2 ही रखते हैं। अब 11 में से 2 गए, कितने बचे बेटा, 9। अब मेरे को एक और सेल बनानी पड़ेगी, तो दूसरी सेल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरी दूसरी सेल है। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बिल्कुल 8। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गए, मतलब 9 - 8। अभी भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो मेरे को एक सेल और बनानी पड़ेगी। तो मैं अपनी एक सेल और बना लेता हूँ। तो वो तीसरी सेल भी मैंने बना ली। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, बस 1। पहली में 2, दूसरे में 8 और तीसरी में 1। 8 और 2 10 और 1 11 हमें रखने थे, हमने रख दिया। मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है, 11। इसका मतलब यह है कि सोडियम एटम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 में से 2 चले जाएंगे पहली सेल में यानी के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एल सेल में और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बेटा, एम सेल में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी के में 2, एल में 8 और एम में 1, या फिर 2,8,1। ठीक है बेटा। उसके बाद हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं भाई। क्या, अगर किसी
एटम की के सेल और एम सेल दोनों क्या हुई हैं बेटा, के और एल दोनों भरी हुई है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन और साधारण सा इसका आंसर क्या, मैंने आपको बताया था कि के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2, और एल के अंदर कितने होते हैं 8। तो बहुत आसान सा आंसर आ गया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों को जोड़ दूंगा, कितनी हो जाएगी 10। क्यों लिखा मैंने 2 और 8, क्योंकि यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है कि के और एल सेल किसी एटम की वो क्या है, फुल भरी हुई है। फुल लिखा हुआ है मतलब के में कितने आ सकते हैं बेटा 2, एल में आ सकते हैं कितने 8, मतलब ये पूरी भरी हुई है। तो मतलब 8 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 10, यही लिखा हुआ है। देखो पढ़ते हैं, के सेल बिकम फुल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। के सेल फुल हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और एल सेल बिकम फुल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर के और एल दोनों भरी हुई है तो इसका मतलब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हैं, जो कि हो जाते हैं मिलकर कितने 10। उसके बाद है भाई एक और क्वेश्चन प्यारा सा, नोबल गैसेस क्या होती है। कहता है देयर आर सम एलिमेंट, कुछ ऐसे तत्व होते हैं विच डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते। इन एलिमेंट्स के नाम भी हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। ये सारे अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते दूसरे एलिमेंट के साथ, ना ही उनके साथ कोई कंपाउंड बनाते। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है हमारा क्या, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है, आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, सेम एटम के सेम एलिमेंट के कुछ आइसोटोप होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है बेटा सेम, लेकिन मास नंबर क्या होता है डिफरेंट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी क्या, कि कोई भी एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम कहाँ, नीचे की तरफ यहाँ पे। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, जेड से, ठीक है। और उसका मास नंबर होता है, उसको डिनोट करते हैं किससे, ए से। मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, अलग होगा। इसने एग्जांपल दिया है हमें, कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रेटियम। ये लिखा हुआ है 1H1, और लिखा हुआ है बेटा 1H2, और लिखा हुआ है 1H3। मतलब देखो एक बात यहाँ पे हमें पता लगी, वो है क्या, कि तीनों के नीचे नीचे 111 है, और नीचे वाला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। इन तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इनके मास नंबर क्या है, वो अलग अलग है। ये सारे दे ऑल आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे हमारे क्या है बेटा, ये आइसोटोप के, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइसोबार। अब देखो आइसोबार क्या होता है, आइसोबार आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कई बार डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो है उनके मास नंबर क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है और मास नंबर क्या है हमारा, सेम है। इसको समझेंगे कैसे, इसको समझेंगे हम ऐसे, देखो डिनोट किया जाता है, मान लो कोई एलिमेंट है x, उसको नीचे z होता है, ऊपर a होता है, मतलब a वाली वैल्यू तो सेम मिलेगी और z वाली वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, वो मिलेगी हमारी अलग मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो इसको पढ़ेंगे हम ऐसे, देखो ये आर्गन लिखा हुआ है 18Ar40, मतलब 18 उसका क्या है बेटा एटॉमिक नंबर, और 40 क्या है उसका मास नंबर, ठीक है। 18 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, ऊपर 40 लिखा हुआ है, मतलब ये न्यूट्रॉनों की संख्या है, या उसका ये क्या है बेटा मास नंबर है। अब देखो नीचे क्या है, ऊपर क्या है 40, यहाँ भी ऊपर क्या है 40, जबकि दो अलग अलग एलिमेंट है, एक कैल्शियम है दूसरा आर्गन है, जबकि हमने ऊपर देखा था तीनों चीज़ें हाइड्रोजन की ही थी, मतलब हाइड्रोजन में ही मास नंबर एक का 1 था, एक का 2 था, एक का 3 था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट है, एक है हमारा Ca कैल्शियम और दूसरा है हमारा Ar आर्गन, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं तो हमें पता लग गया, आइसोटोप में हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, और आइसोबार में हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है बेटा, बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये क्या हो जाता है हमारा ख़त्म।